हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन आज फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन। इसके पहले यूनिट 2 का यानी अप्लाइड फिजिक्स 1 के यूनिट 2 का 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोग वेक्टर और स्केलर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद वेक्टर से संबंधित रेजोल्यूशन और सारे चीज़ों को जो भी अप्लाइड फिजिक्स 1 में सिलेबस में वेक्टर पढ़ना है मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया। तो प्लीज़ जो भी विद्यार्थी एसवीटी से बिलोंग करते हैं और अप्लाइड फिजिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 2 को पढ़ते हैं उन तक वीडियो पहुंचा दें, ताकि उनको लाभ मिल सके और सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आज मोशन चैप्टर गति। चलिए देखते हैं गति। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें नोट्स बनाया है और देखिए, चलिए मोशन देखिए, स्टार्ट करते हैं। गति हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से भी। मोशन, वी कैन डिफाइन मोशन एज अ चेंज ऑफ पोजीशन। जब कोई वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, पोजीशन में चेंजिंग करता है, तो मोशन कहते हैं। और मोशन तब तक नहीं हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आएगा? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, बाह्य बल जिसको कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सटर्नल फोर्सेज एंड चेंजेस देयर पोजीशन, देन वी कैन से दैट बॉडी गेट्स इन अ मोशन। यानी वो ऑब्जेक्ट मोशन को प्राप्त कर लिया है ना। ए बुक फॉलिंग ऑफ ए टेबल, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए टैप, नल से गिरता हुआ पानी, टेबल से गिरता हुआ किताब, है ना, रैटलिंग विंडो, चलता हुआ हवा, ये सभी मोशन के एग्जाम्पल हैं। हम गति को समय के संबंध में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मेज से गिरती हुई किताब, नल से बहता पानी, खड़खड़ाहट वाली खिड़कियां आदि सभी गति प्रदर्शित करते हैं, है ना। इवन द एयर दैट वी ब्रेथ एग्जिबिट्स मोशन। हम लोग जो श्वसन क्रिया करते हैं उसमें भी मोशन है ना। हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन क्या है? हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स से होकर के फिर हीमोग्लोबिन के साथ वो कहाँ जाता है? बॉडी के पूरे पार्ट्स में। और फिर क्या करता है? जो अनवांटेड गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से फिर बाहर एग्जॉस्ट होता है। तो आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने का काम कौन करता है? तो हमारा लंग्स। इवन द एयर दैट वी ब्रेथ एग्जिबिट मोशन। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह भी मोशन, गति प्रदर्शित करता है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मूव्स, यानी ब्रह्मांड में सब कुछ जो भी है सभी गति में है। तो अब निर्भर करता है कि इस मोशन को, इस गति को आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें कि दो यात्री बस में जा रहे हैं और आपस में बैठे हुए हैं, तो दोनों यात्री क्या रहेंगे आपस में? उनका रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? बस के अंदर बैठा हुआ। तो दोनों यात्री क्या रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे। लेकिन जब वो बस में बैठा हुआ आदमी बाहर किसी व्यक्ति को देखता है तो उसे क्या लगेगा कि मोशन में है ना। या बाहर वाला व्यक्ति दिखेगा अंदर वाले व्यक्ति को, यानी बस को देखेगा तो बस पूरा मोशन में रहेगा। तो ये रेस्ट एंड मोशन दोनों जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। तो डिपेंड करता है रेस्ट और मोशन का मेन पार्ट कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, आप कहाँ से उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें अर्थ पे तो सारी चीज एक दूसरे को देखेंगे तो अस्थिर है ना। लेकिन अगर सैटेलाइट पे चले जाएं या मून पे चले जाएं, वहां से अर्थ को देखता है कोई व्यक्ति तो पूरा अर्थ ही मोशन में है, तो सारे ऑब्जेक्ट मोशन में। तो जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किए तो मोशन भी चेंज हो गया। बिलीव इन ए यूनिवर्स दैट इज इन ए कंटिन्यूअल मोशन। हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो भी एक गति में है, गति प्रदर्शित करता है। द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट इज द एटम इज इन कांस्टेंट मोशन। जो परमाणु के सूक्ष्मतम कण हैं वो भी मोशन में है। एवरी फिजिकल प्रोसेस इन द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मोशन सम सॉर्ट, है ना। द मोशन कैन आइदर बी सॉफ्ट, स्विफ्ट और स्लो। अतः यूनिवर्स में जितने भी सारे चीज हैं सभी गति में है। गति या तो स्लो गति में है या फिर फास्ट में। मोशन एग्जिस्ट, लेकिन है, मोशन का अपना एग्जिस्टेंस है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी गिव ड्यू attention to the study of motion because of its importance in physical world। फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक दुनिया में मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये चैप्टर का, है ना। इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा जोड़ भी देते हैं। मोशन इज मेनली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। मोशन को पढ़ने से पहले हमें इन बातों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे डिस्टेंस क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या, स्पीड क्या और टाइम क्या।
तो डिस्टेंस पहले से भी पढ़ते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ या टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। टाइम तो जानते हैं, समय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसी को देखिए हम लोग हिंदी में और अच्छे तरीके से देखते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह भी गति प्रदर्शित करती है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो निरंतर गति में है। किसी पदार्थ का मूल कण जो परमाणु है वह भी निरंतर गति में है। ब्रह्मांड में प्रत्येक भौतिक प्रक्रिया किसी न किसी प्रकार की गति से बंधी है। गति या तो तेज या धीमी हो सकती है, अभी मैंने बताया है ना, लेकिन गति मौजूद है। यह महत्वपूर्ण है कि हम भौतिक जगत में गति के महत्व के कारण उसके अध्ययन पर उचित ध्यान दें। गति को मुख्य रूप से निम्नलिखित शब्दों के रूप में वर्णित किया जाता है: दूरी, विस्थापन, स्पीड और समय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मास। सबसे पहले मास को डिफाइन करेंगे। तो मास क्या? एक्चुअल मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। कोई भी बॉडी है उसमें जो मूल मैटर है, एक्चुअल कण है, एक्चुअल जो पदार्थ की मात्रा है, उसको हम लोग मास डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए इसको, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे मूल राशियों में से एक है। 7 मूल राशि मैंने पढ़ा दिया है, देख लीजिएगा। एंड द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हेन वी डिफाइन मास एज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए जिस यूनिट का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग मास, या मास को हम लोग किलोग्राम में यूज करते हैं, है ना। द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। द्रव्यमान हिंदी में देखिए इसी को, ये भौतिकी में मौलिक मात्राओं में से एक है और पदार्थ की सबसे बुनियादी संपत्ति है। हम द्रव्यमान को किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा के माप के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेट किसको कहते हैं? बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट कैसे डिफाइंड है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट W=mg से डिफाइंड है। किसी व्यक्ति का अगर मास 60 kg है तो कितना वजन लगा रहा है, कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है धरती के ऊपर? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 600 न्यूटन का फोर्स वो धरती के ऊपर लगा रहा है। द फॉर्मूला फॉर वेट इज W=mg। भार किसी पिंड का पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का माप है। वजन का सूत्र निम्न द्वारा दिया गया है ना। ये देखिए निम्न द्वारा क्या दिया गया है, तो W=mg दिया गया। नेक्स्ट देखिए फोर्स क्या है? बहुत ही इजी, बहुत ही आसान टॉपिक है फोर्स, है ना। बल को कैसे परिभाषित करते हैं? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है ना। हम लोग जानते हैं, इसको साबित भी करने वाले हैं आगे, तो वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे हमें उतना अंदर से मनोबल बढ़ेगा और भी पूरे सिलेबस का वीडियो और अच्छे तरीके से मैं बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एजेंसी। एक क्या कारक है, एजेंसी है, तो क्या काम करता है? विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी चीज के गति अस्थिर है तो उसको गति में लाता है, या कोई ऑब्जेक्ट गति में तो उसको अस्थिर में लाने का प्रयास करता है। ये एजेंसी है फोर्स, यह एक कारक है ना। यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, और गति के दिशा को भी बदलने की ये ताकत रखता है फोर्स। मान लिया कि कोई बच्चा आ रहा है, उसको गोदी ले लिए, है ना, तो कितना आसानी से हम गोदी ले लेंगे, है ना। लेकिन बड़का आ जाए तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वहां पे मोमेंटम डिफाइंड होगा। मास इंटू वेलोसिटी आगे क्लियर करने वाले हैं। बल को एक ऐसे एजेंसी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आराम की स्थिति या एक समान गति या शरीर की गति की दिशा को बदल देती है या बदलने की क्षमता रखती है। चलिए आगे देखते हैं। इन फिजिक्स मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। है ना, फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं मोशन को? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के अनुसार स्थिति में परिवर्तन की दर को, है ना। इन सिंपलर वर्ड्स, मोशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। यानी जब तक बॉडी में मूवमेंट नहीं हुआ, पोजीशन में चेंजिंग नहीं हुआ, हम मोशन डिफाइन नहीं कर सकते। अगर किसी दीवार पे हम फोर्स लगाएं और दीवार अपने जगह से डिस्प्लेस ही नहीं हो तो कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में गया, नेट वर्क डन क्या हो गया? 0, क्योंकि फोर्स तो लगाया। वर्क डन कैसे डिफाइंड है? फोर्स तो लगाएं, अब वहां पे डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो क्या हो गया? वर्क डन 0 हो गया, है ना। आगे देखिए, भौतिकी में गति को समय के साथ स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
सरल शब्दों में गति का तात्पर्य किसी पिंड की गति से है। आमतौर पर गति को या तो इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, चेंज इन स्पीड के थ्रू हम गति को डिफाइन करते हैं, या चेंज इन डायरेक्शन। गति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन के अलग अलग प्रभाव हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। यानी गति यानी चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन स्पीड, अगर स्पीड चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होता है तभी ना हम कहेंगे कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मोशन हुआ ऑब्जेक्ट का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इनर्शिया क्या है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हम लोग, जड़त्व, है ना। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, यानी क्या है जड़त्व, क्या है ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल का गुण है अपना, किसी भी बॉडी, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। जो जड़त्व जो है ऐसा गुण है किसी भी मटेरियल का जो खुद व खुद वो चेंज नहीं होता है। इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्मनेस। या तो जड़त्व के कारण कोई बॉडी गति में है तो गति में रहना पसंद करता है, स्थिर में है तो स्थिर में रहना पसंद करता है, फर्स्ट लॉ में। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हम जड़त्व का पढ़ रहे हैं ना। तो जड़त्व क्या है? किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना। इटसेल्फ, अपने आप का, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। बॉडी के, शरीर यहाँ पे लिखा गया, बॉडी को हिंदी में, है ना, बॉडी ही लिखिए आप लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आप आराम की अवस्था या एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, जड़त्व कहा जाता है। अपने आप कैसे चेंजिंग करेगा कोई बॉडी? कोई भी मांस अपने आप मूव करेगा? नहीं। यानी जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व भी कहते हैं और जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए देखते हैं मोमेंटम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। मोमेंटम को फर्स्ट ऑफ ऑल पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। क्या यूनिट हो जाएगा? तो केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। अब देखिए मोमेंटम क्या, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय बॉडी। कहता है कोई भी बॉडी कितनी मात्रा का मोशन एक्वायर किया है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम निर्भर किस पे करता है? दो क्वांटिटी पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, मास और वेलोसिटी पे। अब सोचिए जितना ज्यादा मैसिव बॉडी होगा मोमेंटम उतना अधिक होगा। अब सोचिए एक एग्जांपल देते, छोटा बच्चा आ रहा है दौड़ के, उसको पकड़ना आसान है या कोई भारी आदमी आ रहा है उसको पकड़ना आसान है? तो आप जवाब देंगे छोटा बच्चा को, क्योंकि छोटा बच्चा का मास कम है, मोमेंटम कम है, उसको पकड़ना आसान है। बड़ा आदमी आ रहा है, मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, उसको पकड़ना मुश्किल है। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। एक ट्रक है और एक कार है, तो निश्चित तौर पे अगर ट्रक और कार पे समान बल लगाएं तो कौन ज्यादा डिस्प्लेस होगा? आपका जवाब होगा कार, क्योंकि कार में क्या है, मास कम है, तो मास कम है उसमें हम कम फोर्स भी लगाएंगे तो आसानी से डिस्प्लेस कर जाएगा। लेकिन ट्रक क्या है, ज्यादा मैसिव बॉडी है, उसमें ज्यादा मोमेंटम हमें चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए उसको डिस्प्लेस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपल्स। इंपल्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू होता है एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम के प्रोडक्ट को इंपल्स कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स को इक्वल टू एफ इंटू टी से डिनोट करते हैं। इंपल्स को ध्यान दीजिए हम लोग और भी लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन के दर को, यानी संवेग में परिवर्तन, दर नहीं, संवेग में परिवर्तन को हम लोग इंपल्स डिफाइन करते हैं। A large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called an impulsive force। कहता है a large force, बहुत तेजी से फोर्स हम लोग लगाते हैं एक शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे ये बैडमिंटन प्लेयर शॉर्ट टाइम के लिए कस के मारता है ना, या बैट से मारता है शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत जोर से सिक्स जाता है, तो इसको हम लोग इंपल्स डिफाइन कर सकते हैं। इसको हिंदी में आवेग कहते हैं। इसे समय में बल के उत्पादन के रूप में परिभाषित किया गया और आवेग बराबर होता है समय में बल, यानी फोर्स इंटू टाइम को गुणनफल को ही हम लोग आवेग कहते हैं। इसको आसानी से लिख लीजिएगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा आवेग का? तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इंपल्स का यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा सभी, ऐसा यूनिट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, हम लोग बैडमिंटन खेलता है या ये बॉल को, है ना,
बहुत तेजी से मारा जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा इम्पल्सिव फोर्स लगता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे फिगर में देखिए दिखाया गया, बहुत जोर से मारा जाता है ना। टेनिस बॉल है, ये टेनिस प्लेयर जो भी होते हैं बहुत जोर से मारते हैं इस तरह से, तो वहाँ पे ये इम्पल्सिव फोर्स लगता है। देखिए दूसरा इम्पल्सिव फोर्स का और भी एग्जांपल है, जो ट्रम्पलिन होता है, जो बच्चे लोग उछलते हैं, है ना, गद्देदार या फॉर्म वाले जो सतह होते हैं, तो वो ट्रम्पलिन पर जो जंपिंग करते हैं बच्चे, तो वहाँ पे भी इम्पल्सिव फोर्स लगता है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और जानदार टॉपिक्स है। ये सभी बच्चे इसको बहुत मजे से पढ़ेंगे, और आप लोग भी जानते हैं कितना जानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और एसवीटी से बिलोंग करने वाले जितने भी बच्चे हैं सभी इसको पढ़ें, मजे लें, और अच्छे तरीके से हम इसको डील करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने सभी जानते हैं कितने गति नियमों को दिया, 3 गति नियमों को दिया, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, और न्यूटन के गति का तृतीय नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसके पहले थोड़ा सा न्यूटन के बारे में हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और देखते हैं क्या है। सर आइजैक न्यूटन पब्लिश्ड देयर लॉज इन द 17th सेंचुरी। आइजैक न्यूटन की जो लॉ था, नियम था, 17वीं शताब्दी में इनका लॉ को लागू किया गया, यह प्रकाशित हुआ। इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ। इस आर्टिकल में हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। दिस लॉ इज एन इंट्रोडक्शन टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इस लॉ में हम लोग वस्तु के गति और उस पर लगने वाले बल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। Object and the force acting on it. In other words, it deals with the motion of an object and its relation to force. दूसरे भाषा में हम ये भी कहते हैं कि यह वस्तु के गति और गति किस कारण हुआ है, उस फोर्स के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, है ना। सर आइजैक न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में 3 कानून प्रकाशित किए। इस लेख में हम न्यूटन के पहले नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह नियम वस्तु की गति और उस पर लगने वाले बल का परिचय है। दूसरे शब्दों में हम यह किसी वस्तु की गति और बल से उसके संबंध से संबंधित है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है देखते हैं। यानी कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मोशन, ऑब्जेक्ट में मोशन, और मोशन हुआ तो क्यों हुआ, किस फोर्स के कारण हुआ, कितना फोर्स लगा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ सभी जानते हैं, है ना। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, क्या कहता है, ए बॉडी रिमेन्स इन द रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना पसंद करता है, गति में है तो गति में रहना पसंद करता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे तब तक। न्यूटन का पहला गति नियम कहता है कि जब तक कोई बल उस पर कार्य नहीं करता है तब तक बॉडी एक सीधी रेखा में आराम या एक समान गति की स्थिति में बना रहता है। यहाँ पे जहाँ जहाँ देखिए शरीर आया ना, आप लोग बॉडी लिख लीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है ना। और क्योंकि हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो ये बता देता है ना, बॉडी ही लिखिएगा। ऐसे हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं। देखिए इस पे जब तक बॉल है तो बॉल अपना स्थिर है, कब तक स्थिर रहेगा? जब तक ये बच्चा बॉल को मारेगा नहीं, है ना। और कोई बॉल अगर आ रहा है तो वो सीधी रेखा में जाना पसंद करेगा, कब तक? जब तक कि कोई दूसरा फुटबॉलर आकर के उसको गोल न कर दे, दूसरे जगह पे घुमाने दे, तब तक ये अपने सीधी रेखा में रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Putting Newton's first law of motion in a simple word, सिंपल भाषा में हम लोग इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं क्या कहता है। बॉडी विल नॉट स्टार्ट मूविंग अंटिल एंड अनलेस, कहता बॉडी स्टार्ट मूविंग नहीं करेगा, कब तक? एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होने, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। वंस इट इज सेट इन मोशन, एक बार जब ये गति में आ जाएगा, इट विल नॉट स्टॉप और चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो मोशन में आ जाएगा तो ये खुद अपने आप रुकेगा भी नहीं, रुकता है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, और चेंज अपने गति को बदलेगा भी नहीं, है ना। अनटिल एंड अनलेस सम फैक्ट एक्ट अपॉन इट वंस मोर, कब तक? जब तक कि कोई बाहरी बल या बाहरी कारक उस पर एक्ट न करे। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज समटाइम्स आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको जड़त्व के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है फर्स्ट लॉ। देयर आर टू कंडीशंस ऑन विच द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिपेंडेंट, दो कंडीशंस हैं जिससे गति के प्रथम नियम
निर्भर करते हैं। कौन कौन? न्यूटन के गति के नियम देख लेते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। न्यूटन के गति के पहले नियम को सरल शब्दों में कहें तो कोई पिंड तब तक हिलना शुरू नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। एक बार यह गति में सेट हो जाता है तब तक यह तब तक नहीं रुकेगा या अपना वेग नहीं बदलेगा जब तक कि कोई बाहरी बल फिर कार्य ना करे, है ना। गति के पहले नियम को कभी कभी जड़त्व के नियम के रूप में भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब कहा दो कारक पर निर्भर करता है फर्स्ट लॉ। पहला कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी जीरो होगा, है ना। एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी रेस्ट, तो वह स्थिर ही रहना पसंद करेगा। कब तक? जब तक कि बाहरी बल न लगे। दूसरा कह रहा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, गति में है कोई ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो गति में है तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है यहाँ पे। वाइल एक्सेलरेशन हो सकता है जीरो, गति में होते हुए भी, है ना, इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यूज टू बी इन मोशन, तो वो गति में तो गति में ही रहना पसंद करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, एंड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। ऐसी दो शर्तें हैं जिन पर गति का पहला नियम निर्भर है। स्थिर वस्तुएं, जब कोई वस्तु विराम वेग जीरो पर होती है और त्वरण इक्वल टू जीरो शून्य होता है ना, इसीलिए वस्तु आराम पर बनी रहती है। गतिमान वस्तुएं, जब कोई वस्तु गति में होती है तो वेग शून्य होता है, शून्य के बराबर नहीं होता। गति में रहेगा तो शून्य, वेग कैसे शून्य होगा, है ना। जबकि त्वरण शून्य हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में, है ना। इसीलिए वस्तु निरंतर वेग और उसी दिशा में गति में बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और भी एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एग्जांपल्स इन डेली लाइफ। वेयरिंग ए सीट बेल्ट इन ए कार व्हाइल ड्राइविंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। हम लोग सीट बेल्ट पहनने के लिए बोला जाता है ना, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि गाड़ी मोशन में है, एक बार को ब्रेक मारना पड़े तो गाड़ी मोशन में, लेकिन बॉडी अस्थिर था, है ना, जड़त्व के कारण क्या होगा, आगे झुक सकते हैं, इसलिए हमें सीट बेल्ट पहनने के लिए बोला जाता है। If an accident occurs or if brakes are applied to the car, suddenly the body will tend to continue in its inertia and moves forward. आगे की ओर झुक जाएगा, हो सकता है शीशा में माथा पटका जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आदमी को मौत होने से बच सकता है। Probably proving fatal. To prevent such accidents, seat belts are used which stops your body from moving forward in inertia. यानी सीट बेल्ट का यूज करने से हमें बॉडी हमारा आगे जाने से बच जाएगा और हम एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं। दैनिक जीवन में न्यूटन के गति का प्रथम नियम के उदाहरण, गाड़ी चलाते समय कार में सीट बेल्ट पहनना न्यूटन के गति के पहले नियम का एक उदाहरण है। यदि कोई दुर्घटना होती है या अचानक कार पर ब्रेक लगा दिया जाता है तो शरीर अपनी जड़ता को जारी रखेगा और आगे बढ़ेगा, शायद घातक साबित हो सकता है ना। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग घुड़सवार देखते हैं, घोड़ा कस के एक बार घोड़ा चलता है तो पीछे की ओर गिर जाता है ना, तो क्यों? अपने इनर्शिया के कारण गिरता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है कॉमन लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन होता है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीट बेल्ट का उपयोग किया जाता है, जो खतरे से बचाने के लिए आपके शरीर को जड़ता में आगे बढ़ने से रोकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और भी एग्जाम्पल है। व्हेन योर कार इज पार्क ऑल फोर्सेज ऑन द कार मस्ट बी बैलेंस, है ना। अब बैलेंस फोर्स देखते हैं। कोई भी कार पार्किंग में लगा हुआ तो सारा फोर्स क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, है ना। द वेक्टर सम इज 0 न्यूटन, thus the net force is 0 and Newton's first law applies। वहां भी नेट फोर्स 0 लग रहा है। जैसे मान लिया कि देखिए कार है, ये कार है ना, ये कार है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड, वेट mg डाउनवर्ड, है ना, और बाकी तो आगे बढ़ नहीं रहा है। तो अगर दोनों बैलेंस किए हुए है फोर्स तो क्या है, इसको हम लोग जड़त्व के कारण फर्स्ट लॉ डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी रेस्ट में, मोशन में। कब तक? जब तक कि बाहर से कोई दूसरा कार आके इसको धक्का न दे या 10 आदमी मिलकर इसको ढकेल नहीं दे, है ना। जबकि आपकी कार पार्क की जाती है तो कार पर सभी बल संतुलित होने चाहिए। वेक्टर योग 0 न्यूटन है। इस प्रकार शुद्ध, ये देखिए एन का मतलब है न्यूटन यहाँ पे, है ना,
ये n 0 न्यूटन है ना, इंग्लिश में देखिए n है, n यहाँ पे 0 न्यूटन है, 0 न्यूटन फोर्स है ना। इस प्रकार शुद्ध बल शून्य है और न्यूटन का पहला नियम लागू होता है। कार का त्वरण शून्य है और इस मामले में वेग भी शून्य है। चलिए आगे देखते हैं। When your car is moving at constant velocity, जब कार वही मूव कर रहा है एक समान चाल से, है ना, एक समान वेग से, वेलोसिटी है, तो क्या होगा, डाउन द स्ट्रीट द नेट फोर्स मस्ट आल्सो बी, उस मोशन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नहीं तो अनबैलेंस होकर गिर नहीं जाएगा कार, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। द कार इंजन प्रोड्यूसेस ए फॉरवर्ड फोर्स फ्रिक्शन अ फोर्स बिटवीन द रोड एंड टायर्स ऑफ द कार दैट अपोजिट फॉरवर्ड मोशन। कार का इंजन आगे फोर्स लगा रहा है, लेकिन कार का चक्का और रोड का जो सरफेस है वो रिवर्स पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है। वो चाह रहा है कि कार आगे नहीं बढ़े, लेकिन इंजन अपने मजबूत फोर्स लगाने की वजह से लगातार आगे कार जा रहा है। आज एग्जैक्टली द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों सेम होता है, द इंजन फोर्स प्रोड्यूसिंग द नेट फोर्स ऑफ द जीरो, द बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी अंटिल द नेट फोर्स बिकम्स नॉन जीरो। नॉन जीरो होगा नेट फोर्स तभी ना वेलोसिटी में होगा। रियलाइज दैट अ नेट फोर्स ऑफ ए जीरो मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। व्हाट डू यू सपोज हैपेंस व्हेन द कार एक्सेलरेट्स, क्या होगा जब कार एक्सेलरेट करना शुरू कर जाए। वी एक्सप्लोर दिस आइडिया इन द नेक्स्ट। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं हिंदी में इसी चीज को समझते हैं और अच्छे ढंग से। क्या है ना, जब आपकी कार सड़क के नीचे निरंतर वेग से चल रही हो तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार शुद्ध बल भी शून्य होना चाहिए। सही बात है, फर्स्ट लॉ तभी डिफाइंड होगा जब टोटल फोर्स ऑन अ कार इज इक्वल टू, मोशन में भी वही चीज है। मोशन में अगर एक फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मोशन में है ना, अगर एक फोर्स सारे चीज अनबैलेंस है एक समान गति की स्थिति में, तो क्या होगा, वो सही से मोशन नहीं हो पाएगा, है ना। कार का इंजन आगे की ताकत पैदा करता है। घर्षण सड़क और कार के टायरों के बीच एक बल जो आगे की गति का विरोध करता है ना, का परिणाम इंजन बल के समान नहीं होता है, इंजन बल के समान ही होता है, जिससे शून्य का शुद्ध बल उत्पन्न होता है। जब तक शुद्ध बल अशून्य नहीं हो जाता है तब तक शरीर सही बात है, नेट फोर्स, मोशन की गति में नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, तो मोशन हुआ कैसे, सोचने की बात है। इंजन में ताकत है फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा, तभी तो इंजन आगे बढ़ रहा है। तब तक शरीर निरंतर वेग की स्थिति में रहता है। जब यह जान लें कि शून्य के शुद्ध बल का अर्थ है कि कोई वस्तु या तो विरामावस्था में है या स्थिर वेग से गतिमान है, अर्थात वह गति नहीं कर रही है। आपको यह लगता है जब कार तेज हो जाती है तो क्या होता है, हम अगले भाग में इस, है ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्स लगा रहा है एक व्यक्ति, है ना, या क्या चाहेगा, ये कब तक स्थिर रहना पसंद करेगा, जब तक ये फोर्स में लगा दे, है ना, या ये नीचे आ जाएगा तो क्या ये फिर फोर्स लगाएगा तब ये ऊपर जाएगा। मतलब कि यहाँ भी हम फर्स्ट लॉ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और किसी तरह का कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर मैसेज कीजिएगा। और आगे चलिए हम लोग अब देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वितीय गति नियम। क्या कहता है न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से सभी जानते हैं बल की परिभाषा मिलता है। किस चीज की परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बल जो है संवेग में परिवर्तन के दर को हम लोग बल कहते हैं, यानी फोर्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं, dt बाई dt। इसको साबित करेंगे और न्यूटन के द्वितीय गति नियम को हम लोग अच्छे तरीके से साबित करने वाले हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, बल संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यहाँ देखिए, यानी F इक्वल टू dt बाई dt। एक स्थिर द्रव्यमान के लिए बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर होता है। फॉर ए कांस्टेंट मोशन मास फोर्स इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन, हाँ है ना। F इक्वल टू क्या जानते हैं, m है, इसी के बारे में बता रहा हूँ। चलिए और डिटेल्स में देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ में, न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है दो वेरिएबल से डिपेंड करता है। कौन कौन सा वेरिएबल है, देखिए F इक्वल टू m है ना, A इक्वल टू क्या हो गया, F बाई m। यानी मास बढ़ेगा एक्सेलरेशन घटेगा, मास घटेगा
एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ये दोनों एक फोर्स पर भी निर्भर करता है, जितना अधिक फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन उतना बॉडी में एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, कम फोर्स लगाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन जो है सीधा समानुपाती है फोर्स का और एक्सेलरेशन जो है व्युत्क्रमानुपाती है मास का। यानी फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स घटाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा। यहाँ पे देखिए मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा और मास घटाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यानी यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है। एक्सेलरेशन जो है मास का व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आपको दौड़ निकालना है किसी भी चीज का, दरोगा है, फिर आपका पुलिस बहाली है, ग्रुप डी है, या अन्य कोई फॉरेस्ट रेंजर वगैरह है, तो आप अपने शरीर का वजन सबसे पहले कम कीजिए। जितना अच्छा और सॉलिड शरीर होगा, मास कम होगा, आप उतना तेज दौड़ेंगे, एक्सेलरेट ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ है। और भी बहुत सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। मैसी बॉडी में कम जो भारी भरकम आदमी होता है धीरे धीरे चलना पसंद करता है, लेकिन हल्का आदमी देखिए दौड़ के निकल जाएगा, लपक के आगे चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि भारी ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा मास है तो एक्सेलरेशन कम होगा, हल्का ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ये सारे चीज़ हमें न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ऑब्जर्व करने को मिलते हैं या देखते हैं हम लोग। Newton's second law states that acceleration of an object depends upon two variables: the net force acting on the object and the mass of the object. The acceleration of the object is directly proportional to the net force acting on the body. अभी बताया मैंने, है ना, and inversely proportional to the mass of the body. This means that the force acting upon an object is increased, the acceleration of the object increase. Force जब बढ़ाएंगे तो acceleration भी बढ़ेगा, अभी बताया. Likewise, the mass of an object is increased, the acceleration of the object is decreased. क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन सीधा समानुपाती है फोर्स का और एक्सेलरेशन व्युत्क्रमानुपाती है मास का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को परिभाषित करना। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु का त्वरण दो चरों पर निर्भर करता है। दो वेरिएबल्स होता है ना, वस्तु पर कार्य करने वाले शुद्ध बल और वस्तु का द्रव्यमान। शरीर का त्वरण शरीर पर बॉडी पर कार्य करने वाले शुद्ध बल के सीधे अनुपातिक होता है फोर्स एक्सेलरेशन, है ना, और शरीर के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सारी चीज मैंने बता चुका है। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम के। इफ यू यूज द सेम फोर्स टू पुश ए ट्रक एंड ए कार, अभी बताया मैंने, है ना, अगर एक ही बल लगाते हैं और एक कार खड़ा है, एक ट्रक खड़ा है, दोनों पर लगाते हैं तो कौन दौड़ निकलेगा जल्दी? निश्चित है कि ट्रक ढकला जाएगा, सॉरी ट्रक नहीं, कार ढकला जाएगा और ट्रक नहीं ढकलाएगा क्योंकि ट्रक में ज्यादा मास है, ज्यादा बॉडी है ना, कार हल्का इसलिए ठला जाएगा। द कार विल हैव मोर एक्सेलरेशन देन द ट्रक बिकॉज द कार हैज लेस मास। सिंपल सी बात है। इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन ए फुल वन। शॉपिंग कार्ट में देखते हैं खाली रहता है तो आराम से खींच के बोतल लेके चल जाता है, लेकिन भारी रहता है तो उसके लिए बड़ा आदमी चाहिए। बिकॉज द फुल शॉपिंग कार्ट हैज more mass than the empty one, this means that one force is required to push the shopping cart. नेक्स्ट आगे देखते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। यदि आप एक ट्रक और कार को धक्का देने के लिए समान बल का उपयोग करते हैं तो कार में ट्रक की तुलना में अधिक त्वरण होगा, क्योंकि कार का द्रव्यमान कम है। एक खाली शॉपिंग कार्ट को एक पूर्ण शॉपिंग कार्ट से धक्का देना आसान है, अभी बताएंगे, क्योंकि पूर्ण शॉपिंग कार्ट में खाली की तुलना में अधिक द्रव्यमान होता है। इसलिए इसका मतलब है कि शॉपिंग कार्ट को आगे बढ़ाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ पर्सन किक्स अ बॉल, जब कोई व्यक्ति बॉल को किक करता है, एक्सर्ट्स अ फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो एक निश्चित दिशा में उससे फोर्स लगाता है। दैट इज द डायरेक्शन इन विच इट विल ट्रेवल, जिस दिशा में वो ट्रेवल करता है, जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही ना बॉल जाएगा, है ना, मारेगा अंदर जाएगा, वो उन्हें है थोड़े ना, उतर मारेगा तो ले जाएगा, साथ मारेगा साथ जाएगा। इन एडिशन टू दिस द स्ट्रॉन्गर द बॉल इज किक द स्ट्रॉन्गर द फोर्स विल पुट, है ना, जितना तेजी से मारना उतना ज्यादा तेजी से मारेगा, उतना ज्यादा तेजी से बॉल आगे बढ़ेगा, है ना। ऑन इट एंड द फर्दर अवे इट विल ट्रेवल, जितना तेजी से मारेगा उतना तेजी ज्यादा दूर जाएगा। सपोज टू पीपुल वॉकिंग, मान लिया कि दो व्यक्ति चल रहा है। अमंग द टू पीपल इफ वन हैवियर एंड द अदर वन इज वेइंग हैवियर विल वॉक स्लो, जो भारी आदमी होगा धीरे जाएगा, जो हल्का आदमी होगा तेजी जाएगा, ये बता रहा है इसमें, है ना। मतलब कि यही चीज ना बताया, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल 1/मास का था ना।
व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल द बाइसिकल एक्ट्स एज ए मास एंड आवर लेग मसल्स पुशिंग। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो फोर्स लगाना पड़ता है, बिना फोर्स लगाए साइकिल चल जाएगा, हो नहीं सकता, उसमें मोटर लगाना पड़ेगा ना, बैटरी लगाना पड़ेगा या कोई और उपाय लगाना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति गेंद को लात मारता है तो व्यक्ति एक विशिष्ट दिशा में बल लगाता है, यही वह दिशा है जिसमें वह यात्रा करेगा। वाह, जिसके अलावा गेंद को जितना मजबूत किक किया जाता है हम उस पर उतना ही अधिक बल लगाते हैं, है ना। जब बॉल यात्रा करेगा तो मनुष्य क्या करेगा भाई हम उस पर उतना ही अधिक बल लगाते हैं और वह उतना ही दूरी जाता है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति चल रहे हैं और दो व्यक्तियों में से एक दूसरे से भारी है, तो भारी वजन वाला व्यक्ति धीमे जाएगा, है ना, धीमे वजन कम वजन वाला व्यक्ति तेजी से जाएगा। साइकिल की सवारी करते समय साइकिल द्रव्यमान के रूप में कार्य करती है और हम हमारे पैर की मांसपेशियां साइकिल के पैडल पे जोड़ देते हैं। हमारे मांसपेशियों में ताकत होता है ना, हड्डी में थोड़ा होता है ताकत। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग साबित करने वाले हैं और थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। एक बराबर ए में जो फोर्स आता है इसको नेक्स्ट वीडियो में साबित करेंगे सारी चीज़ों को, और इसके बाद थर्ड लॉ को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं उतने अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।